नमस्कार। सभी का स्वागत है एनडीसी निःशुल्क क्लासेस में। वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा को पूरा एक महीना बचा है और स्टूडेंट्स पिछली क्लासेस में बोले सर 30 दिन है तो थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं। अभी मैं सूरतगढ़ टेस्ट सीरीज सेंटर पे गया, तब भी कुछ बच्चों ने पूछा कि सर दबाव बहुत महसूस कर रहे हैं और स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। तो सर हमें फर्स्ट पेपर को लेकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब्जेक्ट में क्या छोड़ें क्या पढ़ें। देखो, छोड़ना पढ़ना ये तो कोई ज़रूरी नहीं, सिलेबस तो सारा ही करना पड़ता है। अब ये 30 दिन आपकी रणनीति तय करेंगे, तो आपको थोड़ा सा संयत होकर जो है तैयारी करनी है। अब देखो, चूंकि नया पढ़ने का समय तो है नहीं, है ना। नया पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं है। तो आप नया पढ़ने का, अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि नया क्या होता है। नया का मतलब होता है, जैसे आप सपोज एक गाइड को फॉलो कर रहे हो या एक टीचर के नोट्स को फॉलो कर रहे हो। तो आप अगर मान लो अभी टीचर चेंज करते हो या गाइड चेंज करते हो, तो ये बहुत बड़ी गलत बात होगी कि मार्केट से कोई नई किताब लाए और मैं इसमें से ये टॉपिक निकालूंगा। ये सब जो है ना, वो तेनालीराम की वाली बातें होंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप नहीं कर पाओगे। आप एकदम से कोई मार्केट से किताब लाओ और आप कर लो, फालतू बात है। और उसमें क्या होता है, अक्सर कुछ जो से आपको मिसगाइड करते हैं कि अब 30 दिन में, अब मान लो आपको कोई ऐसी बुक बताएंगे कि ये बुक ले आ, ये पढ़ ले। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब एक भ्रम है, मृग तृष्णा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से नया पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है। आपके पास जो है, जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने पढ़ रखा है पहले, है ना, जो आपने पढ़ रखा है, आप उसी को बार बार रिवीजन कीजिए। जैसे अब अगर मैं इसमें छोटी सी दो चार बातें अगर इंक्लूड ऐड करूं, जैसे आप इतिहास है, तो अब आप इतिहास में, जैसे इतिहास के चैप्टर्स हैं जिसमें चाहे राजवंश हैं, चाहे एक सभ्यता है या और भी चीजें हैं, लेकिन आप इसमें देखिए कि इतिहास में बाकी चीजें आपको रिवीजन करनी है। लेकिन इसमें जो भूलने वाला पार्ट है, मेरे हिसाब से वो भूलने वाले पार्ट में आपको यूं मानिए कि जैसे एक तो प्रजामंडल आंदोलन से जो है वो थोड़े से क्वेश्चन कठिन आते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से, अगर मान लो कोई टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए इतिहास में, तो एक प्रजामंडल जैसे कुछ मान लो टॉपिक है, किसी का कोई कठिन होता है, किसी का कोई टफ होता है। तो आपको जो टफ लगे वो अलग मैटर है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक टॉपिक ऐसा है जो यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन हैवी दे सकता है। या फिर जैसे मान लो आपके जो किसान आंदोलन है ना, किसान आंदोलन से अच्छा प्रश्न दे सकता है। तो इसके लिए मैं जहां तक समझता हूं, आप लोगों ने 6 to 10 की किताबों से काफ़ी कुछ सार निकाला होगा और वहां से कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे, एमसीक्यू देखे होंगे। तो इससे बाहर जाने की उम्मीद नहीं है। तो ये हिस्ट्री में कोई दो चार टॉपिक आपको लगे, आप रिवीजन कर रहे हो हिस्ट्री का, तो इन टॉपिक्स को थोड़ा ज़्यादा देखें। राय सिंह है, महाराणा प्रताप है, राज सिंह है, इनमें से तो इनका तो रिवीजन करते रहो बस, ज़्यादा आपको है लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात करें राज व्यवस्था की, ठीक है, राज व्यवस्था की बात करते हैं अगर राज व्यवस्था की, तो राज व्यवस्था में देखो, अब मैं यही कहूंगा कि राज व्यवस्था में निश्चित रूप से प्रश्न कठिन आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रश्न का जो संख्या, प्रश्नों की संख्या वो भी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, क्योंकि राजस्थान राज व्यवस्था भी है और भारतीय राज व्यवस्था है। मैं आपसे ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहूंगा ये बात, कि आप लोग जो आपके पढ़ा हुआ है इसमें, राज व्यवस्था में जो पढ़ा हुआ है या जो नोट्स में आपके ऐड है, आपने उसे छोड़ दिया था कि या यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये मुख्य सचिवों की सूची है वगैरह, तो उस चीज को भी इंक्लूड करते हुए आप उसमें जो भी याद कर सकते हैं, बार बार इसे पढ़ें। राज व्यवस्था में से क्वेश्चन वहीं से आएंगे, अनुच्छेदों में से आएंगे, या फिर कोई भी अवधारणा से संबंधित प्रश्न आता है तो ये प्रश्न वहीं से आएंगे। लेकिन एक्चुअली आप बड़े प्रश्न देखकर घबरा जाते हो, तो घबराना सही नहीं है। देखो, स्टूडेंट क्या करता है, अभी जो प्रथम पेपर है ना, प्रथम पेपर की तुलना जो है वो किससे कर रहा है, वो स्कूल व्याख्याता से कर रहा है। और वो यूं सोच रहा है कि स्कूल व्याख्याता पेपर कठिन आया था तो ये भी प्रश्न कठिन आएगा। लेकिन देखो, ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि स्कूल व्याख्याता फर्स्ट पेपर में के अंदर 12 सब्जेक्ट होते हैं और यहाँ पर 12 सब्जेक्ट का मामला नहीं है। वहाँ 40% लाने भी लोगों के लिए बहुत मतलब खांडे की धार बन चुका था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ, हाँ, अगर हम बात करते हैं स्तरीय पेपर की, तो निश्चित रूप से पेपर जो है वो स्तरीय आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। स्तरीय का क्या परिभाषा होती है सर स्तरीय की? बिल्कुल स्तरीय की परिभाषा होती है, स्तरीय की परिभाषा होती है जो भी आपके ऑप्शंस होंगे, जो भी ऑप्शंस होंगे वो बड़े ही मतलब निकटतम होंगे, एकदम निकटतम, कि आपको लगेगा सी भी है डी भी है, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं। प्रश्न पत्र का जो निर्धारण है वो ऑप्शंस के आधार पे होता है कि वो सरल है या कठिन है। तो आप ऑप्शंस जो हैं उसको देखकर ही हल करें। और दूसरा, एक स्तरीय पेपर की एक खास बात ये भी होती है
कि स्तरीय प्रश्न पत्र जो ये चाहता है कि उसकी अटेंडिंग जो है वो सीमित रहे, संतुलित रहे। तो आपसे मैं यही कहूंगा कि आप एकदम हैवी ना खेलें, आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और प्रश्नों को अच्छे से पढ़ने के बाद जो है उत्तर दें, और आपको लग जाए कि हाँ पेपर में प्रश्न, पेपर देखते ही लग जाता है कि भाई तैयारी करने वाले बच्चे को कि पेपर का स्तर कैसा था। और मैं एक बात ये फिर से जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, बहुत से पढ़ने वाले विद्यार्थी क्या करते हैं कि पेपर स्तरीय होता है, उनको ये बात पता भी लग जाती है कि पेपर थोड़ा सा लेवल का है, और उसके बाद भी वो लोग रिस्क खेलते हैं, और रिस्क थोड़ी नहीं बहुत खेलते हैं। अरे पेपर जब लेवल का है तो आपकी अटेंडिंग जो है वो थोड़ी सी क्या हो जानी चाहिए, सीमित हो जानी चाहिए। हाँ, आपको अगर रिस्क लेना है, रिस्क लेना है तो जहां भी आपको दो ऑप्शन नजर आए कि भाई या तो ए है या सी है, तो उस वक्त आप रिस्क लीजिए। लेकिन आप अगर मान लो कि उसमें 90-95 अटेंड करके आ रहे हो, तो ये आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। तो इसके लिए आप पहले प्रथम पेपर को लेकर घबराएं नहीं, स्तरीय आएगा, आपको संतुलित करना है, लेकिन उसके लिए हमारे पास तैयारी भी होनी चाहिए। तो राज व्यवस्था में मेरा यही कहना है, आप पढ़ा हुआ पढ़ें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर संस्कृति वाले टॉपिक की, संस्कृति से भी लगभग अच्छे क्वेश्चन आ जाएंगे। संस्कृति जो पार्ट है उसमें आप एक बात ध्यान रखें, मोस्टली एक ही टॉपिक ऐसा है जो आपके क्वेश्चन को ले जा सकता है, और वो है चित्रकला। चित्रकला में जब चित्रकारों के नाम या चित्रकारी से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वो थोड़ा सा ले, तो आप इसका रिवीजन करें। जो भी आपके पास शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वो पढ़ें, नया ना पढ़ें, मार्केट से नया मैटर ना लाएं, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। जो पढ़ा हुआ है उससे पढ़े, ये दोनों पार्ट पढ़े हुए हैं उसी को बार बार रिवीजन करें। आपको लगता है लोक देवता लोक देवियां आपने काफी पढ़ चुके हैं तो बस कोई जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा आप मोस्टली, हर बार ऐसा होता है, फिर भी न जाने स्टूडेंट क्यों नहीं समझता, मेरे ये समझ में नहीं आती कि देखो आपके जो राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल, तो राजस्थान के भूगोल के पहले ही टॉपिक से एक प्रश्न आता है जिसमें आपको चोटियां पूछी जाती है, पूछी जाती है चोटियां। हर बार वो कुछ अच्छी एक आधी चोटी ऐसी पूछता है, वहां पर आप मात खा जाते हो। ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो चोटी और पठार में से ही आते हैं। तो जब आप राजस्थान के भूगोल का रिवीजन कर रहे हो तो आप इस टॉपिक पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये एक या दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो निश्चित रूप से लेवल के आते हैं। आप अगर पशु संपदाएं वगैरह कर रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको मोस्टली जो है वो नस्लों के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा आप अगर मान लो फसल कर रहे हैं तो भी उसमें आपको फसलों की जो किस्में हैं उनको ध्यान रखना है। तो ये रिवीजन के पार्ट में आपको किन किन चीजों पर फोकस करना है, इस बात पर आप देखें। आप खुद जो ये निर्णय लें कि हाँ मुझे इस टॉपिक में इन चीजों पर फोकस करना है। बड़े टॉपिक हैं, हैवी टॉपिक हैं, उनमें आप ज्यादा डीप जाने का प्रयास करोगे तो बिल्कुल गलत है। आपका दिमाग जो है ओवरलोडेड हो जाएगा और आप इसमें सरल जो चीजें हैं उनको भी आप गलत कर दोगे। ऐसा न करें। ये चार पार्ट जो मैंने बताए, आप सभी जानते हैं कि ये पूरा 40 प्रश्नों का पार्ट है। कितने प्रश्नों का पार्ट है? 40 प्रश्नों का पार्ट है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा संयम होकर 30 दिन के अंदर क्या रिवीजन करना है उस पर आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं आपके भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में मैं वही चीज कहूंगा जो मैंने आपको अभी राजस्थान राज्य व्यवस्था के बारे में कही थी कि जो पढ़ा हुआ है, अगर आप ऋचा मैडम से पढ़ रहे हैं तो पढ़ा हुआ वही रिवीजन करें। इसके अलावा जो भारत और विश्व से संबंधित है, विश्व से संबंधित जो भी क्लासेस जो ऋचा मैडम वगैरह ले रहे हैं, आप उन क्लासेस को पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। कल जैसे मैंने देखा था क्लास के अंदर काफी बच्चे लाए थे और फटाफट उत्तर दिए जा रहे थे, इसका मतलब आपके पढ़ा हुआ है तो अच्छे बात से रिवीजन हो रहा है। यहीं पर कुछ इनसे संबंधित कुछ टॉपिक्स है ना, इनसे संबंधित कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका कंटेंट आपको पूरा नहीं मिल पाता है। तो टेस्ट सीरीज के अंदर कल की डेट में कुछ अपलोड होने वाला है, वो आप देख लेना। छोटे छोटे टॉपिक हैं, उदारीकरण है, निजीकरण है, या फिर दबाव समूह है, ये कुछ टॉपिक्स हैं। इनको आप थोड़ा सा जो है समय है अभी अपने पास में, इन टॉपिक्स को जरूर देखें क्योंकि एक बार भी नहीं देखे गए। और कम से कम ये जो कुछ टॉपिक्स की बात कर रहा हूं ये आपको 4 से 5 प्रश्न देते हैं और ये प्रश्न आपके सही होने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक मेन चीज जो ये आती है वो आती है मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान आपके 20 क्वेश्चन का मैटर दे रही है, 20 प्रश्न। तो मेरे अनुसार आप लोगों ने मनोविज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ ली होगी। अब ये समय जो है मनोविज्ञान का,
ये आप जितना ज़्यादा एमसीक्यू निकालते हो, और एमसीक्यू निकालने का मतलब ये नहीं है उनका उत्तर देखना, बल्कि उनके जो 4 अवधारणाएं हैं तो 3 है और एक नहीं है, तो जो नहीं है उसको याद करो कि अच्छा ये नहीं आया, ये गलत थी यहाँ पे, तो ये है असल में, तो कौन सी है कौन सी नहीं, उन अवधारणाओं को समझो, उनको अच्छे से, मतलब एक क्वेश्चन पर तो समय देना पड़े तो दीजिए। मगर मनोविज्ञान, अच्छा आपको लगता है कि एक बार टॉपिक पर रिवीजन मार लेता हूँ फिर एमसीक्यू निकालता हूँ, दी बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप टॉपिक को फटाफट रिवीजन कीजिए, क्योंकि पढ़ा हुआ तो है, रिवीजन कीजिए, क्योंकि राजस्थान जीके के 40 और ये 20 क्वेश्चन अगर आप लोगों के मुट्ठी में होते हैं, अगर आप इनको बहुत अच्छे से लेकर चलते हैं, तो मेरा यकीन मानिए ये जो 60 क्वेश्चन हैं, ये आपको आराम से, अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो आपको 50 क्वेश्चन कहीं नहीं जाते हैं, सही काट कुटाकर माइनस मार्किंग करते हुए, ये आपने छोड़ दिया तो अलग मैटर है। वहीं पर ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन क्वेश्चन का भार होता है 30 क्वेश्चन आते हैं इस चीज के, और ये जो 30 प्रश्न हैं, इनमें आपके मोस्टली जो कुछ पवने से संबंधित प्रश्न आना है, या फिर जैसे भारतीय जनगणना से संबंधित है, करण, ठीक है, तो ये प्रश्न अगर आपके मान लो कितना भी लेवल का कठिन आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी कंडीशन पे आप 15 क्वेश्चन तक जाने की हिम्मत रखते हैं। बात समझे, 15 क्वेश्चन। अब रही बात करंट जीके की, है ना, करंट जीके की अगर मैं बात करूं तो ये 10 प्रश्न आते हैं। देखो करंट जीके फिर से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि कठिन आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप जो भी आपने एक किताब पर्टिकुलर पहले से ले रखी है, ला रखी है, अक्सर होता क्या है, स्टूडेंट इस समय पर जाकर मार्केट से नई क्रोनोलॉजी, नई जो भी करंट जीके की किताब है वो लेके आता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मान लो कोई लेटेस्ट आई है, कोई वार्षिकांक आया है, तो आप ले आइए, लेकिन अभी ले आइए, इन्हीं 2 4 5 दिनों में आप ले आइए, और लाकर उस किताब को 10 दिन के अंदर अंदर निकालिए। यानी ये जो 30 दिन की जो रणनीति है, इस 30 दिन में वो किताब आपसे कम से कम 4 से 5 बार आप उसे रिवीजन कीजिए, और उसे रिवीजन कर रहे हो फिर बार बार चेंज मत कीजिए। करंट गलत होने का 50% कारण ये होता है कि स्टूडेंट करंट जीके चेंज करता है, ये फलाना जी सर के नोट्स आ गए, ये फलाना जी की फलानी किताब में से, ये उसमें से, ये गलत है। आप कितना भी कर लो, आप कितना भी कर लो, आप अगर स्तरीय क्वेश्चन आ गए ना करंट के, तो आप मान के चलिए आप 4 से 5 क्वेश्चन कर दोगे, अगर अच्छी तैयारी है तो, वरना 2 3 क्वेश्चन ही होंगे, नहीं होंगे तो आप, और अगर एवरेज आ गया तो आप आराम से 6 7 क्वेश्चन कर दोगे, लेकिन 10 के 10 सही होने असंभव है, नहीं हो सकते, क्योंकि करंट वो पेपर बनाने वाले भी स्तरीय पेपर बनाते हैं। तो आप लोग अगर 4 5 भी करते हैं, 50 60 65 से 70 की तैयारी आप जो है एक रणनीति बनाकर चलिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कीजिए। जो पढ़ा हुआ है उसे रिवीजन कीजिए, बार बार न पढ़ें, मेरा यही संदेश है आप लोगों को। और एक सबसे बड़ी बात, जैसा भी पेपर हो, आपने पेपर दे दिया अच्छे से, आपको लगा है कि पेपर अच्छा हुआ, आपको लगा है कि नहीं पेपर औसत हुआ, कोई दिक्कत नहीं, जब तक सेकंड पेपर ना हो जाए उसका मिलान मत कीजिए। और कई बार लोग अपने आसपास होते हैं, वो कहते हैं देख इसमें तो सी है, इसमें तो ये है, इसमें तो वो है, हम सुनते हैं अरे यार ये मैंने तो ये किया था, ये बता रहा है, तो ये ऐसी चीजें आपको अगले पेपर खराब करती है। इस बार ऐसा हुआ है, स्कूल व्याख्याता पेपर में फर्स्ट पेपर से डर से लोगों ने अपना सब्जेक्ट बिगाड़ दिया, और हुआ क्या पता है, हुआ ये कि उनका फर्स्ट पेपर क्वालिफाई हो गया और उनका डर से सेकंड पेपर बिगड़ गया। तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं मेरे पास, शायद वीडियो भी देख रही होगी अभी, हाँ देख रही होगी, इससे समझ गए वो लड़की ही है। तो उसके पेपर फर्स्ट क्वालिफाई हो गया, लेकिन उसने अपना सेकंड पेपर डर की वजह से बिगाड़ दिया। तो कई स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, वो फर्स्ट पेपर के डर से सेकंड पेपर बिगाड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब रही बात, मैं अपने सब्जेक्ट की कर लूँ, फर्स्ट पेपर की कर ली, आप अदर सब्जेक्ट्स के हैं तो आप अपने हिसाब से देखें आपका सब्जेक्ट को। हिंदी में अगर बात करूं, देखो मैं यही कहूंगा कि साहित्य में जो भी 40 एक क्वेश्चन आएंगे, आप जो भी पढ़ा हुआ है उसी को बार बार पढ़ें, नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कोई एक आध कोई कथन से संबंधित क्वेश्चन, या फिर कोई मान लो जैसे पंक्ति से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है जो आपको नहीं आता, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फर्क पड़ गया, एक आध अगर नहीं आता है, लेकिन कम से कम आप उनको पढ़ने के चक्कर में आप अपना जो बेसिक पढ़ा हुआ है उसे खराब मत कीजिए। मेरा यही कहना है कि अब आपने जो पढ़ रखा है साहित्य को, उसी को रिवीजन कीजिए। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण जो है उसमें अभी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, बीच में मैंने स्नातक उठा लिया, आज कुरुक्षेत्र की क्लास आएगी शाम तक, उसके बाद में वापस एमसीक्यू की क्लासेस कंटिन्यू चलाएंगे। अब एमसीक्यू क्लासेस आराम से चलती रहेगी, एमसीक्यू आप देखो यूट्यूब पे, जब भी एमसीक्यू हो देखो, उसमें कुछ नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो इसमें तो जितना पढ़ो, हाँ इसमें अगर देखना चाहते हो तो मैं यही कहूंगा, जो जैसे पर्याय है, विलोम है ना, और ये वाक्या, ये एक चीज, हाँ
ये आजकल जो मुहावरे लोकोक्तियां हैं ये बहुत लेवल के आते हैं, और क्योंकि एग्जामिनर को पता है स्टूडेंट इनको ज्यादा अवॉइड कर रहा है, तो आप लोगों को ये देखना चाहिए। और इसके अलावा जैसे दो तीन टॉपिक मैं आपको नाम लूंगा, आप जब पढ़ो, अपने अभी क्लासेस होंगी इसकी, विराम चिन्ह है, दूसरा अपने कारक है, तीसरा अपने वाच्य है ना। ये तीन चार टॉपिक और हैं, ये तीन हैं। और इसके अलावा अगर एक मैं टॉपिक लेता हूं तो चौथा है आपके अव्यय टॉपिक है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एक है वाक्य, ये आपको बहुत अच्छी अवधारणाएं दे सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। हम लोग संधि समास उपसर्ग प्रत्यय में उलझे रहते हैं, तो प्रत्यय वगैरह उनकी तो प्रैक्टिस करते रहो, उनको तो लगातार प्रैक्टिस करते रहो। इन टॉपिक्स, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपके एक दिन में दो दो टॉपिक हो सकते हैं अगर आप चाहो तो, वरना 5 दिन में 5 टॉपिक हो सकते हैं। कोई बड़ा मैं लोड वाला कार्य नहीं बता रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा वही पढ़ना है। अब अगर मैं आपको तीसरी चीज बताऊं, शिक्षण विधियां। आप जानते हैं समझदार स्टूडेंट क्या करेगा, समझदार स्टूडेंट करेगा वो अच्छे से जानता है कि इसके 20 प्रश्न आते हैं क्लियर, और ये 20 अगर अपने सही हो जाते हैं तो 20/20 वाली स्थिति होती है, ये याद रखें। तीसरा, स्नातक स्तर आप लोगों ने पढ़ लिया। जैसे कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि मोबाइल का कम यूज लो वगैरह, मैं भी कहता हूं मोबाइल का कम यूज लो। स्नातक स्तर आप लोगों ने पढ़ लिया। जैसे कल एक प्रश्न चल रहा था कि वह कौन रोता इतिहास के अध्याय पर, है ना, वो तो इतिहास के अध्याय पर कौन रो रहा है, तो अधिकांश बच्चों ने उत्तर दिया युधिष्ठिर, जबकि वो गलत है। वहां पर आगे तीसरी पंक्ति में उत्तर दिया हुआ है, तीसरे पैराग्राफ में, कि वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय पर। तो वो सत्य है, वो कौन रो रहा है, सत्य रो रहा है, युधिष्ठिर नहीं। तो आप लोगों ने पढ़ लिया, फिर भी आप लोगों की पकड़ में नहीं आया कि क्वेश्चन कहां से आ सकता है और कहां से क्वेश्चन पुटअप होगा, कहां से इसका उत्तर देना है, कैसे पढ़ना है। तो अभी स्नातक किस तरह की क्लासेस चल रही हैं वो आप रेगुलर देखें, क्योंकि अभी तक आप लोगों देखोगे तो आपका रिकॉल होगा, रिविजन होगा। तो स्नातक स्तर आप देखते रहें। इससे फायदा ये होगा कि आपके अगर 90 110, तो फिर आपके आराम से 30 क्वेश्चन का जो मैटर है, ये आपके 30 प्रश्न पक्के हो जाएंगे। 30 में से आप बालकांड को तो मैं नहीं कहूंगा कि पक्के हो सकते हैं, लेकिन आपके लगभग 25 क्वेश्चन पक्के हो सकते हैं। स्टूडेंट इससे ज्यादा घबरा रहा है, इसके 3 कारण है। नंबर 1 बालकांड, नंबर 2 कबीर ग्रंथावली, नंबर 3 जो है वो है श्रद्धा भक्ति वाले निबंध। ये 3 पार्ट ऐसे हैं जहां से एक एक दो दो क्वेश्चन पक्के आएंगे, और ये स्टूडेंट के 3 तैयार नहीं होते हैं। लेकिन अभी तक मैं आपको करवा रहा हूं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है काव्य शास्त्र, इसको लेकर आप व्यर्थ में घबराते हैं। मैं आपसे एक बात फिर कहता हूं, काव्य शास्त्र जो पढ़ रहे हो उसी को रिवीजन करो। रीजन, यहां से अगर प्रश्न हैवी आया, सबके लिए हैवी होगा, वरना ये जो 10 क्वेश्चन आते हैं ये 10/10 सही किए जा सकते हैं। तो इसमें आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, जो चल रहा है उसी को रिकॉल करें। साहित्य आप अपने स्तर पर रिवीजन करें। जब एमसीक्यू क्लास आती है, आपको लगता है कि आज शाम को ये एमसीक्यू क्लास आने वाली है, आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और उसी को शाम को क्लास में एमसीक्यू के माध्यम से देखें। अब होता क्या है, स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा यूं सोचता है कि मैं सारा कुछ एक साथ ही कर लूं, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। 30 दिन संयत होकर चलना है। नकारा अब कुछ चीजें और भी है, जैसे नकारात्मकता की अगर मैं बात कर लेता हूं, देखो 2-4 चीजों से अवॉइड होना है आपको, बिल्कुल भी दूर रहना है अपने। पहली चीज अगर मैं बात करूं, जो भी नकारात्मक बात करे उनसे दूर रहो। अब आप बोलोगे सर नकारात्मक बात कैसे की जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, नहीं यार 1 महीने में कोई तैयारी होती है क्या, अब तो नई वैकेंसी आई हुई है, मैं तो एक बार उसमें लग गई, मैं तो अभी से ही उसमें लग गई या लग गया, मैं तो अभी इस वैकेंसी तो ठीक पेपर तो दे दूंगी, लेकिन इससे मेरा कोई ज्यादा विशेष रुचि नहीं है और तैयारी नहीं हुई, मैं तो अगली की तैयारी अभी से ही कर रही हूँ, मैं फलान जी के पास जा रही हूँ, मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर। देखो ये लोग मेरे हिसाब से नेगेटिव हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सीधी सी बात है, जो हाथ में है, जो हाथ में है उससे तो आप उसको तो आप अवॉइड कर रहे हो। आप सोच रहे हो अगले में, आपकी तो अगले में यही स्थिति होनी है। फिर अगर आप इस तरह से हरकत करोगे तो आपके पास जितना समय बचा है उसमें अपना 100% झोंकिए, क्योंकि हो सकता है आपका इसी में ही सिलेक्शन हो जाए। नंबर 1। दूसरी चीज, जो बड़ी बड़ी मैराथन, अक्सर मैं देखता हूं कि है ना, बड़ी बड़ी मैराथन जैसे 8-8 10-10 घंटे की होती है,
तो वो मुझे नहीं लगता कि भाई, ये अपनी व्यक्तिगत राय है कि मुझे नहीं लगता कि 8 से 10 घंटे की मैराथन एक परीक्षा के नज़दीक आपके लिए अनुकूल सिद्ध होगी। ठीक है, वो लेते हैं कुछ जो है आगे की वैकेंसी 2-2 3-3 महीने होते हैं, तो लेनी भी चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये आपके लिए बता रहा हूं कि 8 से 10 घंटे की मैराथन में आप जितना टीवी के सामने, स्क्रीन के सामने रहोगे, सर पे लोड भारी होगा, तो ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। मेरे हिसाब से आप जो 1 से 2 घंटे की जो क्लास है, जिसमें 1 से 2 घंटे की कोई क्लास है और आप उसे क्या करते हो, 2 की स्पीड से देखना चाह रहे हो, तो उसे देखिए और उसको जो भी रिवीजन करना है वो कर लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट होगा। 1-2 घंटे से ज्यादा की क्लास आप देखते हो तो ये गलत है। सोशल मीडिया पर इस समय आपको अधिकांश 3 से 4 घंटे के ज्यादा आपको देना आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो मैं ये 3 से 4 घंटे से ज्यादा समय देते हो तो उसको अनुचित मानता हूं। और सबसे बड़ी बात कि ये वो समय है जब आपको आपकी जो नोट्स हैं या फिर वो बुक्स हैं, है ना, या मैं इसे ओवरऑल कहूं कि जो आपके पास जो भी सामग्री है, उस सामग्री पे आप पूर्ण विश्वास रखें। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ वाला फलान जी सर के नोट्स या फलान जी सर की क्लास देखता है इसलिए वो मुझसे आगे है, ये आपकी गलत फहमी है। चाहे मैं हूं, चाहे एक्सवाइजेड कोई भी हो, आपके खुद के पास जो किताबें, जो नोट्स और आपने जो पढ़ रखा है, वही आपके लिए सिलेक्शन की सबसे बड़ी हेल्प होगी। इसके अलावा आपकी कोई भी हेल्प नहीं होगी। आप जितना ज्यादा खुद को, अच्छा एक जैसे समय, सर हम अभी कितने घंटे पढ़े, एक समय आता है कि सर हम अभी कितने घंटे पढ़े, ये एक प्रश्न आता है कि हम अभी परीक्षा से 30 दिन पहले सर हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, है ना सर, हमें कितने घंटे जो है जीके पढ़ना चाहिए, कितने घंटे हिंदी पढ़नी चाहिए। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ये जो 30 दिन है, इसमें मैं परीक्षा से 2-3 दिन पहले की स्थिति तो नहीं कहता हूं, लेकिन आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो पढ़ लो, क्योंकि पढ़ने से आज तक कोई मरा नहीं है। आप 15 घंटे पढ़ सकते हो, 15 पढ़ो, 17 पढ़ सकते हो, 17 पढ़ो, 16 पढ़ सकते हो, 16 पढ़ो, 8 पढ़ सकते हो, 8 पढ़ो। ये आपकी कैपेसिटी पे निर्भर करता है, आपकी कितनी कैपेसिटी है उतना पढ़ो आप। हाँ, अगर बात करते हैं तो 4 से 5 घंटे नींद तो ले लेना भाई, है ना, 4 से 5 घंटे नींद तो ले लेना। उसके बाद आप देख लो, आप 24 घंटे में से आपके पास 17-18 घंटे होते हैं, आप जितना चाहे पढ़ो पढ़ो, कोई लिमिट नहीं है। अब तो मारवाड़ी में बोलूं तो धुआं उपाड़ दो, जी जान लगा दो, जोर लगा दो, पूरा जितो है था मैं कैपेसिटी। अभी ये हो गया, हाँ ये टॉपिक हो गया, ये हो गया, शासन सचिव वाले हो गया, आरपीसी हो गया, ये साहब मैंने राज्यपाल कर लिया, ये राष्ट्रपति कर लिया, ये मुख्यमंत्री कर दिया, हिंदी के अंदर मैंने, चलो साहब आदिकाल मैंने 2 घंटे में आदिकाल एकदम कर दिया। आप जब 2 घंटे में आदिकाल करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा कि यार मैंने आदिकाल, कल मैं भक्तिकाल की सगुण धारा कर दूंगा, परसों मैं निर्गुण कर दूंगा, फिर मैं रीतिकाल, 4 दिन में 4 टॉपिक हो गए, 5वें दिन में आज आधुनिक काल के भारतेंदु द्विवेदी पढ़ लूंगा, कल मैं छायावाद पढ़ लूंगा अलग से 3, और फिर मैं प्रगति प्रयोग नई कविता तक एक साथ पढ़ जाऊंगा। और अगले 6 दिन के अंदर आप यानी पूरा का पूरा साहित्य पढ़ सकते हो। 6 चौक 24 आपके पास दिन अभी तक खूब है, यानी आप 4 बार साहित्य रिवीजन कर सकते हो। व्याकरण आप कम से कम 2 से 3 बार व्याकरण कर सकते हो। शिक्षण विधियां तो आप यूं हैं कि हर तीसरे दिन शिक्षण विधियां कंप्लीट कर सकते हो। स्नातक पाठ यूट्यूब के साथ साथ चलने दो, कुरुक्षेत्र चल रहा है, आप कुरुक्षेत्र पढ़ो, अगला मैं कबीर कर रहा हूं तो आप कबीर पढ़ो, और एमसीक्यू क्लास के लिए थोड़ा सा समय निकाल लो। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको ढंग से, हाँ, अब आपको कितनी तैयारी हुई, कितना नहीं हुआ, इसके लिए भी थोड़ा सा मूल्यांकन जरूरी है। तो इसीलिए आप सभी को जानते हैं कि फर्स्ट पेपर जीके और प्रतिभा खोज परीक्षा जो है वो 24 अगस्त को होने वाली है। और ये आपको जो सेंटर्स दिखाई दे रहे हैं, जयपुर है, सीकर है, गंगानगर है, जोधपुर है, सूरतगढ़, कोटा, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, अजमेर, नौहर, और एक सेंटर और है चूरू, ये इतने सेंटर्स हैं। इन सेंटर्स पर 24 अगस्त को जो है वो प्रतिभा खोज परीक्षा होगी। तो आप अपना टारगेट सितंबर नहीं, आप अपना टारगेट 24 अगस्त रखो कि मैं 24 अगस्त तक जो है वो पूरा सिलेबस एक बार निकाल लूंगी, कम से कम 2 बार, और फिर मैं ये पेपर दूंगी। फिर मेरा मूल्यांकन देखते हैं, क्या आपके जो हैं वो 400 प्लस अंक आते हैं, या आपके 375 प्लस आते हैं, या आपके जो है वो 350 प्लस अंक आते हैं, या आपके 300 प्लस अंक आते हैं। आपका मूल्यांकन यहां हो जाएगा। इसका फायदा क्या मिलेगा? 24 तारीख को जब आप पेपर दोगे तो आपके पास 25 से लेकर 25 to 5 सितंबर, है ना, 5 सितंबर तक का समय, वो जो 10-11 दिन है,
वो 11-12 दिन जो हैं वो आपके लिए बहुत कीमती होंगे। उसमें आप उन टॉपिक्स को देख सकते हो, अगर यार ये मेरे क्वेश्चन गलत क्यों हुए, मुझे इन टॉपिक्स को एक बार रिवीजन कर लेना चाहिए, यानी एक बार रिवीजन आप अच्छे से और मार सकते हो, वो भी इस बात के साथ कि आपकी तैयारी में कहाँ क्या कमी रही है। इसलिए ये पेपर आपके लिए बहुत साबित होगा, प्लस आपके प्रोत्साहन के लिए जो है हम इसमें आपको ढेर सारे उपहारों से भी नवाजेंगे। अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो इसके लिए एक विस्तृत वीडियो आपको कल मिलेगा। इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो हैं वो सीधा एनडीसी क्लासेस के एप्लीकेशन पे जाएं और वहां जाकर आप जो हैं रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपना एड्रेस सही भरना है और मोबाइल नंबर सही देना है। आपके पास के बाद, रक्षाबंधन के बाद आपके पास कॉल आ जाएगा और फिर आपको सेंटर जो है आप बता देना कि भाई मैंने जो है जयपुर सेंटर के लिए अप्लाई किया है, या गंगानगर के लिए, या बीकानेर के लिए, या भरतपुर के लिए, या सूरतगढ़ के लिए। आप बता देना कि मैंने इस सेंटर के लिए अप्लाई किया है। आपके रोल नंबर जो है उसी दिन तैयार हो जाएंगे और आपको सूचना भी मिल जाएगी कि आपके रोल नंबर क्या है ना। तो मेरा यही कहना है कि थोड़ा संयत होकर तैयारी करें। अब घबराने का समय नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में जो कमियां रही थी उसे पूर्ति करें, और बाकी प्रतिभा खोज परीक्षा से संबंधित जानकारी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप जुड़े रहें अच्छे से, घबराने की जरूरत नहीं है। और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जो है 40% का ऑफर आएगा नेक्स्ट वैकेंसीज के लिए। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि ईश्वर करे आपका यही रक्षाबंधन शुभ हो और आप इस बार इतनी अच्छी तैयारी करें कि आपका इसी बार में सिलेक्शन हो जाए। आगे अगर तैयारी करनी भी पड़े तो हम स्कूल व्याख्याता की करें। तो आप पॉजिटिविटी के साथ जो है वो तैयारी जारी रखें। आपका निश्चित रूप से दिन शुभ होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा। सकारात्मक रहोगे तो निश्चित होगा, और अपने आप को जो है नकारात्मक तत्वों के बीच रखोगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम है ना, वही से ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, वही बात है। आप जैसा मन रखोगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी हम परीक्षा से 2 दिन पहले निश्चित रूप से मिलेंगे एक बार, और थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए जरूर मिलेंगे और आपका हौसला अफजाई करेंगे ताकि आप अच्छे से पेपर अटेंडिंग वगैरह करके आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। शुभ रात्रि।